मामले में एक्सपर्ट हैं और जो जीएसटी और बैट के काम से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मैं आपको परिचय कराऊं, हमारे साथ हैं यशस्वी शर्मा जो कि वरिष्ठ जीएसटी एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं जतिन हरजाई जी जो कि सीनियर जीएसटी के एक एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं एनके जैन साहब। एनके जैन साहब राजस्थान के फिक्की एमएससी कमेटी के चेयरमैन हैं, साथ साथ राजस्थान चैम्बर के सेक्रेटरी भी हैं और लंबे समय से इस सरकार के साथ वार्ता में जुड़े रहे हैं जीएसटी की और जो एमनेस्टी की डिमांड थी उसके बारे में। चलिए तो मैं सबसे पहले एनके जैन साहब आपके साथ ही आ जाता हूं कि ये जो एमनेस्टी स्कीम आई है ये आपको लग रहा है कि कितना बड़ा इसका दायरा है और इसको अब लग रहा है कि इस बार जमीन में आ जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक एमनेस्टी स्कीम की हकीकत आप बता दूं। उद्यमी ये चाहता है कि मैं पुराने मामलों में उलझा नहीं रहूं, नए आगे बढ़ूं और नई चीजें सोचूं। ये सारे ऐसे मामले थे जैसे पेंडिंग सी फॉर्म के मामले थे, वेट टैक्स के मामले थे, वेट डिमांड के मामले थे, एंट्री टैक्स के मामले थे और बहुत सारे ऐसे चार्जेस जो उद्यमियों पे लगे हुए थे। उनके बारे में हम चाहते थे कि एक ऐसी एमनेस्टी स्कीम आए, एक कट ऑफ डेट हमें दे दी जाए, उस डेट तक हम उस पैसे को जमा करा दें और उसको जमा करा के बाद हम शांति से रहें और अपने नए व्यापार पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें। तो हमारी ये डिमांड पिछले 2 साल से चल रही थी, क्योंकि 2019 में भी घोषणा हुई थी बजट में एमनेस्टी स्कीम की, पर उस वक्त क्या था कि पेनल्टी और ब्याज में बहुत मामूली सी छूट दी गई थी और मूलधन में कोई छूट नहीं दी गई थी। तब से लेके आज तक हम कंटिन्यू हैमरिंग कर रहे थे विभिन्न एसोसिएशन से, विभिन्न एसोसिएशन के धरातल पर, और निश्चित रूप से उस हैमरिंग का यह प्रभाव हुआ कि इस बार प्री बजट जो मीटिंग हुई फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ, उसमें सबके सुझाव लिए गए। सेल टैक्स के सारे उच्च अधिकारियों की टीम उस मीटिंग में बैठी और उनको जब हमने ये समझाया कि इस एमनेस्टी स्कीम से 6 से 8 हजार करोड़ का रेवेन्यू आपके पास आएगा और हम उद्यमियों को शांति मिलेगी दिमाग में, हम चैन से अपना व्यापार आगे कर सकेंगे, तब लगता है उनके बाद दिमाग में बैठी और इस स्कीम को इस बजट में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो मैं चाहता हूं, चूंकि अब नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और किस तरह वो इंप्लीमेंट होगी, वो गाइडलाइंस भी आ गई हैं, तो मैं समझता हूं इस बार निश्चित रूप से ज्यादा उद्यमी इसका फायदा उठाएंगे। और इस बार मूलधन में भी छूट दी गई है, केवल पेनल्टी में और ब्याज में छूट के अलावा मूलधन में भी छूट दी गई है। जो जितना जल्दी पैसा जमा कराएगा उसको उतनी ज्यादा छूट मिलेगी। यह भी हमारी एक डिमांड थी, क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात और पड़ोसी के दूसरे राज्यों में जो एमनेस्टी स्कीम आई थी वहां पर भी मूलधन में छूट दी गई थी। तो इस बार इन्होंने भी उसको अख्तियार किया है और चूंकि अब जो ये स्कीम आई है ये उद्योग फ्रेंडली स्कीम मानता हूँ, व्यापार फ्रेंडली स्कीम मानता हूँ। मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपने खुद कहा कि महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में एमनेस्टी स्कीम पहले आ गई है, राजस्थान को माना जाता है उद्यमियों का प्रदेश, तो ये हमें ऐसा क्यों होता है कि स्टाम्प ड्यूटी में हमें महाराष्ट्र का मॉडल अपनाना पड़ता है, एमनेस्टी के मामले में दूसरे राज्यों का मॉडल? हम खुद क्यों नहीं पहल कर पाते? क्योंकि आप उद्यमी के प्रदेश ही माने जाते हैं। पहल तो 2019 में हो गई थी, पर उस समय लगता है कहां अटक गया था मामला, अटका गया था? अधिकारियों ने वो छूट नहीं दी कि उद्यमी आकर्षित हो। उद्यमी कब आकर्षित होगा? एक पे एक शेड फ्री दोगे तब आकर्षित होगा, ऐसे नहीं होता उद्यमी आकर्षित। तो इस बार मैं समझता हूं ये जो अब मिली 1% मिली आपको, अब ये मिली है और इस बार मूलधन में भी छूट मिली है ना, ब्याज और पेनल्टी के साथ। चलिए तो इस बार उद्यमी लगता है ज्यादा से ज्यादा आगे आएंगे और इसका फायदा उठाएंगे। जतिन जी, तो आपको क्या लग रहा है कि जो एमनेस्टी स्कीम का जो खांचा सामने आया है कितना संतोषप्रद है वो, और आपको लग रहा है कि वो बजट, अगला बजट आने के पहले अमल में आ जाएगी? अगला बजट ओके, देखिए, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी जब आपके स्टूडियो में आया था, मैंने कहा था इस एमनेस्टी स्कीम को लेके बजट वाले दिन, मैंने कहा मेरे हिसाब से ये एक तरीके की ड्रीम स्कीम है। ड्रीम स्कीम मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि प्रोबेबली जितना एक्सपेक्टेड था शायद उससे ज्यादा मिला है। आज की डेट में अगर एक बार कोई स्कीम को मोटे तौर पे मैं आपसे शेयर करना चाहूँ, स्कीम है क्या, जैसे कि अभी एनके जैन साहब ने हमें बताया कि मेजर हमारे क्या क्या इश्यूज थे, फॉर्म्स के थे, आईटीसी के थे, दूसरे कुछ इश्यूज थे। तो इस स्कीम को अगर हम समझें तो मोटे तौर पे इसमें 4-5 तरीके का कैटेगराइजेशन है। सबसे पहला और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है डिक्लेरेशन फॉर्म्स को लेके, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी ऐसे थे कि उनके डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि उनके खुद के कंट्रोल में नहीं है। मेरे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा समझा दें, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि एमनेस्टी स्कीम है क्या। एमनेस्टी लगता है कि माफी है। मैंने देखा कि जो ना अभी जो ना खनन विभाग ने पिछले दिनों एक स्कीम जारी की थी, तो किसी भी विभाग में हो सकती है। ये वाली जो एमनेस्टी स्कीम है वो उसका दायरा क्या है, एमनेस्टी स्कीम होती क्या है, थोड़ा ये समझा दें, फिर उसके बाद हम आगे बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एमनेस्टी स्कीम एक तरीके की आप माफी ही मान सकते हो, या ये कह सकते हो कि वी आर बाइंग अ पीस ऑफ माइंड
ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट। इस तरीके से इसको आप मान सकते हो कि मैं भी झगड़ा नहीं करना चाहता, विभाग भी झगड़ा नहीं करना चाहता, कुछ अमाउंट है, लेट्स से 100 रुपए अमाउंट ड्यू है व्यापारी का देना, डिपार्टमेंट के हिसाब से व्यापारी कहता नहीं मेरा कुछ भी देना नहीं है या मेरा बहुत कम देना है, तो उसको एक एमिकेबल बीच के एक अमाउंट पर सेटलमेंट कर लेना, ये एक तरीके की एमनेस्टी तो है। किस तरह के इसमें टैक्स के मामले आएंगे? तो इसमें कुल मिला के 9 कानून हैं जो कि कॉमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट से रिलेवेंट हैं, वो के वो इसमें कवर हैं। मोटे तौर के ऊपर आप अगर देखें तो जितने मर्जी पुराने हमारे सेल्स टैक्स से रिलेटेड होंगे, यानी कि जो हमारा सबसे पहला कानून था RST 1955 या 56 का, वो एक्ट कवर्ड है। RST एक्ट 1994 कवर्ड है इसमें, RVAT एक्ट 2003 कवर्ड है इसमें, CST एक्ट कवर्ड है, लग्जरीज के दोनों कानून हैं वो कवर्ड हैं, एंट्री टैक्स के 2 कानून हैं वो कवर्ड हैं, CST एक्ट कवर्ड है। तो मोटे तौर के ऊपर कॉमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट जितने भी देखता है वो सारे के सारे कानून इसमें, मेजर कानून इसमें कवर हो जाते हैं। तो ये तो हुआ दायरा। तो हम इस एमनेस्टी स्कीम में किसी भी स्टाम्प या व्हीकल या अदरवाइज और किसी चीज की लेबर सेस की मांग चल रही थी, लेबर सेस भी कवर होगा? लेबर सेस इसमें नहीं, इस वाली एमनेस्टी स्कीम का पार्ट नहीं है, तो ये तो वो अलग है। तो ये यहां पर जो बात है, यहां पर जो कॉमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट जो कि विभाग हमारा देखता है, वो उन कानूनों की बात कर रहे हैं। मैं वापस उसके ऊपर आता हूं जहां से मैंने स्टार्ट किया था कि अगर हम इसमें जो मेन कौन कौन से इश्यूज हैं, तो एक डिपार्टमेंट के हमारे व्यापारियों के जो सबसे ज्यादा इश्यूज चल रहे थे, वो एक सबसे बड़ा था डिक्लेरेशन फॉर्म का, कि डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि C फॉर्म, F फॉर्म और डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं हमारे, उन फॉर्म्स के वो किसी अपने बायर से ले नहीं पाए। अब कई बार ऐसा रीजन होता है C फॉर्म मेरे बायर को निकलवाना है डिपार्टमेंट से, वो निकलवा नहीं पाया, मेरे हाथ की बात नहीं है, तो इस वजह से वो सबमिट नहीं हो पाया फॉर्म। तो इन सारे के सारे जितने भी केसेस होंगे फ्रॉडुलेंट को छोड़ के, तो जितने भी केसेस हैं उसमें सरकार ने क्या कहा, आप पेनल्टी 0, लेट फीस अगर कोई रिलेवेंट है 0, इंटरेस्ट कोई रिलेवेंट है 0, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि पहली बार मैं देख रहा हूं, वो टैक्स अमाउंट भी सिर्फ 20% देना है, सिर्फ 20% टैक्स अमाउंट देना है। प्लीज माइंड में जितनी भी अभी डिस्कशन में अमाउंट बोलूंगा, वो अगर आप 31 मार्च 2021 तक जमा करा दोगे तो एप्लीकेबल है, उसके बाद वो 5% बढ़ता जाएगा, यानी कि 20% की जगह 25 हो जाएगा 30 जून तक जमा कराने में, 30 सितंबर तक जमा कराने में ये अमाउंट 30% हो जाएगा। दूसरा इसके बाद निकल के आते हैं चीज जो हमारा है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है कि अगर मान के चलो किसी भी तरीके के जो हमारे दूसरे मैटर्स हैं, लाइक अगर कोई इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस था कि मैं कानून का कोई और इंटरप्रिटेशन ले रहा हूं, सर विभाग कुछ और ले रहा है, रेट ऑफ टैक्स का कुछ मैटर था, अगर इस तरीके के मैटर्स हैं तो भी सरकार ने ये कहा है पेनल्टी 0, लेट फीस 0, इंटरेस्ट 0, टैक्स अमाउंट का 50% जमा करा दो, दैट्स इट। तो इवन अब लेकिन जतिन जी अगर टैक्स अमाउंट हो ही नहीं, आपको बात कह रहे हैं कि हमारा तो टैक्स बनता ही नहीं है, तब आप क्या मतलब फिर लिटिगेशन बनाना है? किस केस में? मतलब आप ये कह रहे हैं मेरा टैक्स नहीं बनता लेकिन विभाग कह रहा टैक्स बनता है। हाँ। अगर ऐसी सिचुएशन है तो जो मैं कह रहा हूं उसी में कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा ऐसा केस था कि मेरे हिसाब से तो इंटरप्रिटेशन जितना भी है, मेरा टैक्स लॉ का इंटरप्रिटेशन है, मेरा कोई टैक्स नहीं बनता, लेकिन विभाग ने केस बना दिया नहीं आपका टैक्स बनता है, उन्होंने डिमांड निकाल रखी, तो यही स्लैब एप्लीकेबल होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। पेनल्टी 0, इंटरेस्ट 0, लेट फीस 0, टैक्स का आप 50% जमा करा दीजिए, सब्जेक्ट टू कि वो फ्रॉड का केस नहीं हो। ठीक है, अब अगर मान के चलो आपके फ्रॉडुलेंट केसेस भी हैं जहां पर आपका इवेजन के केस डिपार्टमेंट बना रखे, उस केसेस में कहना यह है कि आप इंटरेस्ट हम आपका छोड़ देते हैं, लेट फीस कोई बनती है तो वो आपकी छोड़ देते हैं, टैक्स आप पूरा जमा करा दीजिए और पेनल्टी जितनी भी है उसका 20% जमा करा दो। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक फिर रेजिडुअरी क्लॉज आ जाता है जो कि कहीं भी कवर नहीं हो रहा, तो उसके केस में सीधा सीधा ये है पेनल्टी और इंटरेस्ट पूरी माफ, टैक्स का 90% जमा करा दीजिए बाय 31 मार्च 2021। तो ये मोटे तौर पर स्कीम के लबोलबाब ये एक और एस्पेक्ट सुपन जी मैं ऐड कर देता हूं इसमें। एक और जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी स्कीम में ये है कि डिक्लेरेशन फॉर्म के मैटर में एक डेट और आगे एक्सटेंड होगी। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में जो आपका डिपार्टमेंट ने डिक्लेरेशन फॉर्म की डिमांड निकली हुई वो की वो के, अगर आपके पास और डिक्लेरेशन फॉर्म और आ सकते हैं तो 30 जून तक आप वो भी जमा करा सकते हैं। 1 दूसरा एस्पेक्ट क्या है, एक नई चीज जो ऐड की गई है वो ये है कि अगर आप इस स्कीम में जाना चाहते हैं और आपको लगता है आपके कुछ रेक्टिफिकेशन पेंडिंग है या कोई डिमांड रेक्टिफाई हो सकती है, जैसे कई बार होता है कि चालान मैच नहीं हो पाया समथिंग, तो अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो आप रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन दीजिए, साथ में ये विलिंगनेस बताइए कि मैं इस स्कीम में जाना चाह रहा हूं। तो विभाग के ऊपर ये मैंडेट डाला गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर आपको रेक्टिफिकेशन करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अभी हालांकि ये मोटे-मोटे तौर पर कुछ चीजें ये जो छूट गई हैं वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो आशुतोष जी अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ड्रीम स्कीम आई है, लेकिन उस तरह की जो है ना कोई हमने कोई चर्चा देखी नहीं अभी, मतलब कोई इस तरह का अखबार में खबर नहीं आ रही है, कोई मीडिया में खबर नहीं आ रही है, तो ऐसा क्या है कि जो है ना लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसको? देखिए स्वतंत्र जी, आप कह रहे हैं ड्रीम स्कीम है, लेकिन मैं इस ड्रीम को एक आधा ड्रीम मानता हूँ। वो ऐसे मानता हूँ कि जो सबसे बड़ी ट्रेड की जो डिमांड थी वो आईटीसी से रिलेटेड मैटर्स में थी।
वो जो ट्रेड की डिमांड है वो मुझे लग रहा है कुछ एक्सटेंट तक इसमें सर्व नहीं हो पाई है। उसका रीज़न ये है कि स्पेसिफिकली आपने आईटीसी से रिलेटेड कोई इसके अंदर एक सेक्शन अलग से नहीं दिया, जैसे कि इन्होंने 5 सेक्शन अलग अलग दिए हैं। उसके कारण से क्या हुआ कि ये फर्स्ट वाले एक जो सीरियल है उसमें चले गया नंबर में, और उसकी वजह से 90% ऑफ द टैक्स की पेएबिलिटी आ गई। तो जहाँ तक आईटीसी से रिलेटेड इश्यूज हैं, एंड दैट अमाउंट वो बहुत भारी अमाउंट है, करीब 2000 करोड़ का वो अमाउंट है। उस अमाउंट के ऊपर क्लैरिटी नहीं है इस स्कीम के अंदर, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जो पैसा मैं ऑलरेडी सरकार को दे चुका हूँ एक सेलर के माध्यम से, वो उस पैसे का 90% मैं आपको वापस दूंगा। ये मुझे फिजिबिलिटी इस चीज़ में नज़र नहीं आती है। दूसरी चीज़, जो एक गाइडलाइंस कमिश्नर के द्वारा नोटिफाई की जाने वाली थी, आपने देखा, अगर देखा होगा तो फॉर्म इन्होंने नेट पे चालू कर दिया, मैंने उसको रात को देखा, तो उसमें केवल एक ये बताते हैं कि आपको किस एक्ट के अंदर आप उसको स्कीम को ऑप्ट करना चाह रहे हैं। एंड वंस यू थ्रू विद दिस एप्लीकेशन, एक एक्नॉलेजमेंट आपके पास, सिंपल एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ विलिंगनेस आ जाती है। तो उसका डिमांड की जो लाइबिलिटी है कि फाइनल डिमांड असेसिंग अथॉरिटी निकालेगी, मुझे लगता है ये एक लिटिगेशन का एरिया इसके अंदर वापस से पैदा हो जाएगा कि कितनी डिमांड असेसी की फाइनलिटी पे आ रही है। दूसरी बात, रिलेटेड टू एक क्लॉज इसके अंदर और है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपकी टैक्स की कोई डिमांड नहीं है और इंटरेस्ट पेनल्टी, एक्सक्लूसिव डिमांड इंटरेस्ट पेनल्टी की है और वो डिमांड 25 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको उसका कुछ अमाउंट जमा कराने के बाद उसकी भी छूट। आपका मतलब अभी इसमें डिस्प्यूट वाले एरिया बहुत सारे हैं? डिस्प्यूट वाले एरिया इससे मुझे कई नजर आ रहे हैं। जो सबसे बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया है, मुझे ऐसा पता लगा है कि भाई सरकार एक आईटीसी के लिए अलग से कोई गाइडलाइंस लेके आ रही है। तीसरी चीज, जो बड़े इश्यूज थे वो रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड थे, उसके लिए उनको कानून में प्रावधान करना पड़ा। फाइनेंस बिल में सेक्शन 33 और 34 जो एक रेक्टिफिकेशन और एक एक्स पार्टी असेसमेंट्स, उनके लिए इन्होंने जो तारीख आगे बढ़ाई। अब उसमें स्वतंत्र जी देखने की चीज़ ये है, एन के जैन साहब भी सारी मीटिंग्स में थे, मैं भी इनके साथ था, चाहे वो कमिश्नर की मीटिंग हो, सीएम की मीटिंग हो या पीएसएफ साहब के यहाँ मीटिंग हो। उन मीटिंग्स में हमने बड़े जोर शोर से ये बात कही थी कि चाहे वो डिक्लेरेशन फॉर्म की तारीख हो और चाहे वो रेक्टिफिकेशन की तारीख हो, जो वो तारीख है उस तारीख से लेके जो आपकी स्कीम की एप्लीकेबिलिटी की तारीख है, उसमें एक सफिशिएंट टाइम गैप रहना चाहिए ताकि आप रेक्टिफिकेशन फाइल करें या एक्स पार्टी का रीओपनिंग करवाएं, उसकी जो डिमांड कॉन्क्रीट होती है वो डिमांड से लेकर हमको सफिशिएंट टाइम मिल जाए ताकि हम उसको एमनेस्टी स्कीम में लेके जा सकें। लेकिन वो जो समय सीमा है वो ले जाके इन्होंने 30 सितंबर ही रख दी है, तो उसके बाद अगर कोई डिमांड आती है तो एक वो इशू बड़ा इसके अंदर खड़ा है। एसओसी जी, मैं आपको रुकना चाहूंगा, फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि जो ड्रीम स्कीम है उसमें डाउट भी है, और उसमें डाउट क्या है, और उसमें क्योंकि अब बजट सत्र भी चल रहा है तो सरकार अब हो सकता है कि उसमें जो डाउट है वो उसमें भी उसको संदेह को क्लियर कर सके। इस पर बात करेंगे, कहीं मत जाइए, चर्चा जारी है, रुकते हैं ब्रेक के लिए। पत्रिका की पहल का बड़ा असर, हमने बताई समस्या, सरकार ने किया समाधान। राज्य बजट में हर वर्ग के लिए प्रावधान, बजट से पहले पत्रिका बना जनता की आवाज। किस तरह की पॉलिसी का आपका अनुमान है? आप अगर टैक्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बदल दें। सर, ये चीजें भाषण में बड़ी अच्छी लगती हैं जब सरकार बोलती है कि हमने ये ऑडिट हटा दी और ये चीज कर दी। टूरिज्म पे बहुत ध्यान देना होगा। सरकार ने लगाई मुहर, उम्मीदों को मिली परवाज। व्यापारियों ने एक सुर में कहा, पत्रिका टीवी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आपने जन जन की आवाज मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाई, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। आगे बढ़ के रियल एस्टेट इंडस्ट्री की हैंड होल्डिंग करी है, उसके लिए मैं राजस्थान पत्रिका समूह को, पूरे रियल एस्टेट फ्रेटर्निटी और क्रेडाई की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरा मानना है कि जितना मैटर्स राजस्थान पत्रिका ने उठाया है, शायद किसी दूसरी समाचार एजेंसी ने नहीं उठाया। पत्रिका टीवी का सराहनीय कदम के लिए सराहना करना चाहता हूं। पत्रिका है तो पॉसिबल है। राजस्थान के पूर्वी द्वार से पश्चिम के मरुस्थल तक, गंगानगर के लहलहाते खेतों से माही और बागड़ के बांसवाड़ा तक, रोज नई करवट लेती राजनीति से पग पग नई शक्ल लेती रणनीति तक, हर हलचल, हर समाचार,
संस्कृति, धर्म और खेल की खबरों का संसार। मिलेगी राजस्थान को आवाज पत्रिका राजस्थान पर। देश प्रदेश का चर्चित व्यक्ति हो या चर्चित मुद्दा, जो बटोरता है सुर्खियां, इन सुर्खियों की पड़ताल जरूरी है। खबर में छिपे पहलुओं को आप तक पहुंचाना जरूरी है। जुड़िए देश दुनिया के साथ। यदि आपको या आपके परिवार को पत्रिका की प्रति प्राप्त होने में असुविधा हो रही है, तो हेल्पलाइन नंबर 9116262340 पर कार्यालय समय सुबह 11 से 7 बजे तक संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि जो एमनेस्टी स्कीम लाई गई है, तो एमनेस्टी स्कीम में जो ड्रीम स्कीम बताई जा रही है उसमें कुछ डाउट भी है, उसमें विवाद के भी एरिया भी हैं, उसमें ग्रे एरिया भी हैं। हम इसी पे बात कर रहे थे। एसओसी जी, फिर से आपके पास ही आना चाहूंगा कि आपने कहा कि उसमें डाउट एरिया है, तो सबसे बड़ा डाउट तो यही कारोबारी का होता है कि हम कह रहे हैं कि आपकी कोई हमारा टैक्स लायबिलिटी है ही नहीं, आप कह रहे हैं टैक्स लायबिलिटी है, तब क्या फिर आप लोग, क्योंकि आप वकील भी हैं, तो क्या फिर आप लोगों का एरिया शुरू हो जाएगा क्या फिर से? देखिए, ये वकील है, इसका मतलब ये नहीं कि हम चाहें कि हमारा जो क्लाइंट है वो परेशान हो। जो आपने बात कही उससे पहले मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। इस स्कीम के अंदर जैसे मैंने आपसे बताया कि ये आईटीसी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा मैं ये नहीं कहता कि ये स्कीम ठीक नहीं है, दिस इज़ अ वेरी गुड स्कीम। और आप अगर इसमें देखेंगे तो पुरानी स्कीम से अगर इसकी तुलना करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसके पुरानी स्कीम कब की स्कीम, किस समय की? जो पुरानी 4 स्कीम्स पहले आ चुकी है, वैट के पहले और वैट के बाद। अच्छा, तो ये स्कीम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश की गई है। इसको आप ये देखें कि जो डिमांड है वो तो है ही, लेकिन वो पॉसिबल डिमांड्स जो शो कॉज नोटिस इशू हो चुके हैं, उनके रिजल्टेंट अगर कोई डिमांड पैदा हो सकती है तो उस डिमांड को भी इन्होंने इसके अंदर रखने की कोशिश की है। और ये एक सबसे बढ़िया इसके अंदर जो रिलैक्सेशन व्यापारियों को दिया गया है। दूसरा जो मुझे सबसे अच्छी बात इस स्कीम की लगी वो ये लगी कि आप अगर आपकी जो आप बता रहे हैं कि कोई डिमांड पेंडिंग नहीं है, एक इनका डिमांड एंड कलेक्शन रजिस्टर होता है जिसको हम डीसीआर बोलते हैं, उसमें स्पेसिफिकली अगर आप इस स्कीम में देखेंगे तो उस में ये लिखा गया है कि अगर डीसीआर में आपकी कोई डिमांड पेंडिंग नहीं है और अगर डिपार्टमेंट कहीं आगे फर्दर अपील में गया हुआ है तो उस केस के अंदर भी केवल ये एक ऑप्शन व्यापारी को दिया है कि आप अपनी विलिंगनेस दिखाइए कि ये खत्म कर दें। अगर आप अपनी विलिंगनेस नहीं भी दिखाते हैं तो भी ये डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के ऊपर एक बाइंडिंग है कि वो अपने आप सुओ मोटो उस डिमांड को खत्म करेंगे। ये एक बहुत अच्छा एक पहलू उसमें देखने को मिला। दूसरी चीज़ जो डेफिनेशंस हैं इसमें, मैं थोड़ा सा टेक्निकल उस पर जा रहा हूँ, उसके अंदर एक डिस्प्यूट करके डेफिनेशन इन्होंने ऐड करी है और वो बहुत वास्ट डेफिनेशन है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें ये वही डिमांड्स नहीं है जो आज की तारीख में पैदा हुई हैं, वो डिमांड्स भी हैं जो फ्यूचर में आ सकती हैं इनकी इन नोटिस। बिल्कुल, तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है कि मतलब फ्यूचर की डिमांड को भी, फ्यूचर की कंट्रोवर्सी को भी एड्रेस करने को की है। जैसा आप थोड़ा ये समझाएं कि इसमें फायदा किसको होगा, सरकार को फायदा होने वाला है कि उसको बहुत बड़ा राजस्व मिलने वाला है, या कारोबारी को फायदा होने वाला है, किसको ज्यादा फायदा होने वाला है? देखिए सर, फायदा की मैं बात बता दूं, जब ये कर भवन में मीटिंग हुई थी और कमिश्नर सेल टैक्स ने, जब कमिश्नर जीएसटी हो गए अब तो अभिषेक जी ने जो मीटिंग ली बहुत ही जी, हाँ, वहां पर उन्होंने एक बात कही थी कि पधारो मारे देश वाली स्थिति से हम उद्योगपति को कह रहे हैं, पधारो मारे देश, आप हमारे पास आइए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हम एक सहानुभूति पूर्वक, सद्भावना पूर्वक। सर अमाउंट बताइए, अमाउंट में, क्योंकि आदमी को समझ में आता है तो बातें नहीं, कितना करोड़ का फायदा किसको हो रहा है? देखिए इसमें नेचुरली फायदा, देखिए उद्योगपति को तो एक मानसिक शांति का फायदा होगा ताकि वो अपना फ्यूचर जो प्रोजेक्ट है उसमें ध्यान लगा सके और पिछली उलझनों में उलझा नहीं रहे। और सरकार को जो फायदा, ऐसे कितनी डिमांड है आपको, कितना 5,000 जो अनुमान है, सारी एंट्री टैक्स है और बहुत सारे वैट के, अभी जैसे इन्होंने बताए वकील और सीए को सारी डिमांड पता रहती है, हमें तो जो हमारे पास डिमांड आती है, नोटिस आता है, उसका पता रहता है। पर मेरा अनुमान है कि टोटल डिमांड ये करीब 6 से 8 हजार करोड़ का रेवेन्यू है। उसमें हो सकता है वो जो पेनल्टी है, ब्याज है, कम करके थोड़ा कम हो जाएगा, बट अनुमानतः डिमांड आज की डेट में जो खड़ी है वो इतनी है। इसके अलावा एक मैं आपको और उदाहरण दूं, अभी रिसेंटली उद्योगों पर एक 2 रुपए प्रति मीटर का लैंड के हिसाब से टैक्स लगा था।
10,000 मीटर से ऊपर की जो लैंड थी उस पर 2 रुपए पर मीटर उनको देना था और उसकी कट ऑफ डेट 30 जून थी। उसके बाद जिसने नहीं जमा, कुछ तो पहले लोग समझ ही नहीं पाए कि ये किस डिपार्टमेंट को देना है, किस तरह का टैक्स है, क्योंकि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से बिल जारी हुआ था। उसकी कट ऑफ डेट के बाद 24% की रेट से इस पे इंटरेस्ट लग रहा था। किसी की अगर 14 लाख रुपए की वो बनती है लायबिलिटी, तो लगभग 14 लाख रुपए उस पे इंटरेस्ट बन चुका था। उसमें भी सरकार ने हमारी बात मान के, लेकिन लेबर सेस में भी 24% टैक्स ले रहे हैं, उसको क्यों लाया गया इसमें? उस पे भी सर बता रहा हूं, वो बहुत बड़ी डिमांड बन रही है। डेट 30 जून कर दी गई है। जो लैंड टैक्स लगा था 2 रुपए पर मीटर का, तब तक अगर कोई जमा कराता है तो उस पर कोई पेनल्टी और ब्याज नहीं लगेगा। सेकेंडली जो आप लेबर सेस की बात कर रहे हैं, सर ये लेबर सेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, उसकी एमनेस्टी स्कीम स्टेट गवर्नमेंट नहीं ला सकती। इन्होंने एक कमेटी बना के एक रिकमेंडेशन भेज चुके हैं ऑलरेडी सेक्रेटरी लेबर कैबिनेट को कि आप इस पे हमें पावर दीजिए या आप सेंट्रल से कोई एमनेस्टी स्कीम। लेबर सेस अगर सेंट्रल का है तो उसको ले भी तो इसमें राज्य सरकार लेती है इसमें। नहीं, राज्य सरकार तो कलेक्टिंग एजेंट है इसकी। ये एक्ट तो 2009 से लागू है लेबर सेस वाला, पर किसी को पता ही नहीं था। सडनली 2018 में सरकार को ध्यान आता है कि ये लेबर सेस भी लेना था, उन्होंने फटाफट नोटिस इशू कर दिए। कितनी सारी उसमें डिमांड निकाल रखी है? बहुत सारी डिमांड निकली है सर। उसमें कम से कम मैं समझता हूँ 500 करोड़ से ऊपर की डिमांड है सरकार की, केवल लेबर सेस। तो जतिन जी, आपको लगता है कि लेबर सेस को शामिल नहीं करना चाहिए था इसमें, और आपको क्या लगता है इसका? इनको ये कर ही नहीं सकते इसमें शामिल। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है सर। हमने लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट जो सेक्रेटरी लेबर है उनको भी लिखा है और फाइनेंस मिनिस्टर को भी लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट निर्मला सीतारमण जी को कि आप इसके लिए एक एमनेस्टी स्कीम लाइए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जमा कराएं। ये ऑल ओवर इंडिया में लागू, केवल राजस्थान में नहीं है लेबर सेस, ये तो सेंट्रल का एक्ट है। तो इसमें पूरे इंडिया के स्तर पर अगर राजस्थान सरकार ने उसको अप्लाई नहीं किया तो वो भी तो डिफॉल्टर हो गई ना। अप्लाई करके ये तो डिमांड नोटिस इशू कर चुके। अरे भाई वो कह रहे हैं कि आपने कभी मांगा नहीं हमसे, अब अचानक डिमांड नोटिस शुरू कर दिया। साहब अफसर को नहीं ध्यान रहा, ये भी अफसर के ऊपर क्या कार्रवाई होगी वो भी तो हो। हाईकोर्ट आपको पेनल्टी पे स्टे दे रहा है। हाईकोर्ट पेनल्टी पे स्टे दे रहा है आपको। जतिन जी, मैं आप संक्षेप में ये समझाएं कि जो भी आपकी एमनेस्टी स्कीम आई है उसमें अभी क्या क्या और संभावना है जो आप चाहते हैं कि अगर हो तो ड्रीम से भी एक बेटर ड्रीम हो जाए? देखिए, सबसे पहले मैं एक आपका 2 बार आप बीच में क्वेश्चन पूछ सके उसके ऊपर अपना इनपुट दे देता हूं कि आपने बोला कि ये जो टैक्स है व्यापारी के हिसाब से है ही नहीं, अगर और विभाग के हिसाब से है तो ये असमंजस की स्थिति बार बार दिख रही थी। सो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, एमनेस्टी स्कीम जो भी है वो ये ऑप्शनल होती है। अगर कोई भी व्यापारी इतना श्योर है कि नहीं मेरा केस 100% सॉलिड है, डिपार्टमेंट ने केस बना रखा है, वो गलत केस है और वो अपील में है, तो ही कैन वेरी वेल स्टे इन अपील। कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ भी उस केस में जाने के लिए। तो आप आराम से अपना जो भी लिटिगेशन में जिसमें आप उसमें मेंटेन रह सकते हैं, आप आराम से जीत के आइए, आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। तो बाइंडिंग कुछ भी नहीं है। अभी इस स्कीम के प्रावधानों के ऊपर आते हैं। तो देखिए, जहां तक इसमें एक इशू है जो मेरे को पैनलिस्ट ने उठाया, इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसमें कुछ आए, लेकिन उसमें हमें अगर हम सरकार के इंटेंशन और मंशा को जाके देखेंगे तो क्लियरली समझ में आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट को वो इस तरीके से नहीं लेके आ सकते थे जैसे कि डिक्लेरेशन फॉर्म या इंटरप्रिटेशन वाले मैटर्स को लेके आए। उसका कारण बहुत सिंपल है कि डिक्लेरेशन फॉर्म में आदमी ने अपना जेन्युइन बिजनेस किया, सामने वाले से फॉर्म नहीं आ पाया। जहां इंटरप्रिटेशन का मैटर है वहां डिस्प्यूट है, सरकार को भी नहीं पता कि वो रिकवर कर पाएंगे या बिल्कुल नहीं रिकवर कर पाएंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट लीगली तब मिलता है जब कहीं एक बार पीछे वाले ने टैक्स जमा करा दिया। दिस इज व्हाट द बेसिक फंडामेंटल कि एक जगह कहीं जमा हो गया। अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके क्या है कि पिछले आज की जीएसटी में जिस तरीके से हम सर्कुलर ट्रेडिंग के केसेस देख रहे हैं, सेम सिचुएशन पुराने भी थी। तो वैट में भी ऐसे कई जगह पर फेक और बोगस क्लेम ले रखे हैं जहां सरकार को पैसा ही नहीं पहुंचा, तो सरकार ये सोचती है कि उस जगह पर हम क्यों एमनेस्टी लेके आए ऐसी जो कि इक्वलेंट टू इतना कम अमाउंट के ऊपर दे दी जाए। तो इसलिए सरकार ने कहा कि जो रिमेनिंग हमारा जो रेजिडरी क्लॉज है जिसमें कि पेनल्टी और इंटरेस्ट हम फिर भी माफ कर देते हैं, टैक्स का आप 90% जमा करा दो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार के पास एक लॉजिक है। लेकिन क्या हो सकता था इस स्कीम के तहत या इस स्कीम के साथ में? बिल्कुल, हमारे पास 3-4 मिनट बचे हैं। हाँ, एक जो इसमें यह था कि इनपुट टैक्स को क्लियर कराने के लिए पहले एक ऑनलाइन सिस्टम चल रहा था, उस सिस्टम को वापस चालू किया जाना चाहिए मोर अकाउंटेबिलिटी के साथ में। यानी कि जो भी बोनाफाइड बिजनेसमैन है उसके पास अपना बिल है, वो इंटीमेट करे डिपार्टमेंट को, अपने बिल की कॉपी दे दे और उसकी अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंटल ऑफिसर के ऊपर आए कि वो उनको एग्जामिन करे कि ये जेन्युइन है या नहीं। तो कुछ इस तरीके की चीज अगर आएगी तो वो बेनिफिशियल और एक्स्ट्रा हो जाएगा।
कुछ छोटे डाउट्स इसमें हैं अभी स्कीम में कि मेरे एग्जिस्टिंग केसेस वगैरह को लेके, तो वो डाउट मेरे ख्याल से जो कमिश्नर साहब अभी क्लैरिफिकेशन इसके ऊपर एक इशू करेंगे, डायरेक्शंस लेके आएंगे, तो उसमें वो चीज वो कवर ओके, अभी कुछ और मतलब आएंगे स्पष्टीकरण कुछ और अभी सरकार की तरफ से। यशस्वी जी, आपको क्यों लग रहा है कि इसको इतना डाउट लग रहे हैं, और अभी आपको क्या उम्मीद है कि इसमें किस तरह के और प्रोविजन जुड़े जाएं? देखिए, सबसे पहला प्रोविजन तो आपको आईटीसी से रिलेटेड जोड़ना ही पड़ेगा। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब मैं टैक्स सरकार, एक आदमी जो सरकार के द्वारा अपॉइंटेड है, सरकार ने जिसको पूरी छानबीन करके एक टिन नंबर दिया है, ही स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द गवर्नमेंट टू कलेक्ट द टैक्स, ही इज द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। मैं कोई माल खरीद के लाता हूं और सरकार का सर्टिफिकेट वो मुझे दिखाता है कि मेरे पास पैन नंबर है, मेरे पास सरकार का टिन नंबर है, आप मेरे से माल खरीदो। हम उस आदमी को सरकार के दिए हुए डॉक्यूमेंट के बेसिस पे टैक्स दे के आते हैं कि ये टैक्स लो और आप सरकार में जमा कराओ। अगर वो सरकार में जमा नहीं कराता है तो ये इनएफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेसमैन नहीं है, तो उसको उसके ऊपर डबल मार पड़ती है। एक तो वो टैक्स उस एट द टाइम वो परचेज दे के आ जाए, दोबारा फिर वो जाए तो आप उसको कहें कि साहब दोबारा टैक्स दो क्योंकि आपने वो आपके सामने वाले ने जमा नहीं कराया। तो दिस इज नॉट अ लीगल प्रपोजिशन। केसेस हो चुके हैं जिसमें कोर्ट्स ने भी ये माना है कि साहब आप बर्डन उसके ऊपर नहीं रख सकते हो। तो एक पॉइंट इसमें ये देखने का है। दूसरा चीज ये है कि सारी की सारी लाइबिलिटी डिपार्टमेंट के ऊपर डाली गई है, जो एक तरीके से ठीक भी है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि साहब फाइनल डिमांड डिपार्टमेंटल ऑफिसर आपको निकाल के देंगे, तो आप ये मानिए कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने ही वाली है। बिल्कुल। और वो लिटिगेशन प्रोन मैटर होने ही वाला है। जहां तक डिक्लेरेशन फॉर्म्स का सवाल है, डिक्लेरेशन फॉर्म्स भी एक तरीके से आप अगर एनोलॉजी को ब्रॉडर सेंस में देखेंगे तो वो आईटीसी जैसा ही एक डिक्लेरेशन फॉर्म है। अगर आईटीसी जमा करवाना मेरे हाथ में नहीं है तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म आना भी मेरे हाथ में नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब डिक्लेरेशन फॉर्म्स का आपने एक बड़ा जो टैक्स का चंक है उसकी छूट दी है, तो आईटीसी में भी आपको कुछ ना कुछ वैसा कुछ लेके आना ही पड़ेगा। यशस्वी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा कि जो स्कीम आई है, स्कीम में आपको क्या लग रहा है कि संक्षिप्त में आप अगर आप बताना चाहें कि इसमें एक कमी अगर हो जाए, खत्म हो जाए तो बहुत बेटर हो जाएगी, संक्षिप्त में क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, कमी तो इसमें कई है, छोटी छोटी कमियां कई जगह छोड़ी हुई है जो कि आगे जाके इस स्कीम को ओके। और जैसा आपने एक गेंद आपकी पार्लियामेंट डाली थी कि आप लोग बताएंगे कि कितना अमाउंट है, तो अमाउंट कितना हो सकता है? वो मैं उसी बात पे मैं कहना भी चाह रहा था। जैन साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, करीब 7 से 8 हजार करोड़ के आसपास की डिमांड लिटिगेशन में अभी पड़ी हुई है, चाहे वो मतलब इतना रियलाइज होगा या नहीं, मैं ये कह रहा हूँ डिमांड पेंडिंग पड़ी हुई है। डिमांड पेंडिंग आप उसमें माने कि वो डिमांड है, उसके अंदर टैक्स भी है, मतलब सरकार को 4-5 हजार 2 हजार करोड़ मिल सकता है। मुझे डाउट है कि 4000 करोड़ अगर सरकार को इस स्कीम में मिले, आई हैव माई ओन रिजर्वेशंस एंड डाउट्स। ओके, तो अगर आप लोग उसको नंबर देना चाहें तो कितने नंबर देना चाहेंगे? ड्रीम स्कीम है तो 10 में से कितने दें जन साहब? सर, एमनेस्टी स्कीम तो हमारी संक्षेप में सर कितने नंबर देंगे? 10 में से 9 नंबर दे। 10 में से 8 नंबर देता हूँ मैं इसको 10 में से 7.5 नंबर देता हूँ। चलिए, तो फर्स्ट क्लास स्कीम इसको कह सकते हैं कि इनफैक्ट कह सकते हैं कि डिस्टिंक्शन से पास हो रही है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप जो जुड़ रही है पत्रकार टीवी के साथ, आप सभी लोग आप लोगों को इस चर्चा में भाग लेने के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।